Mumbai, Maharashtra, and India. They say in every system there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. If the economic and political systems are dissimilar, one will eventually destroy the other. 65% of Mumbai lives in slums. We are affected. We are affected if the poor and downtrodden are affected. Nation Now ये चैनल है आम जनता के लिए, आम लोगों के त्रियों के माध्यम से इसको दूर करने की कोशिश करते हैं. That is what we intend to do. That is what the channel Ideals stands for. As we say, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. आज हम लोग जुड़ रहे हैं एसआरए के समस्या जो पूरे मुंबई को ग्रसित किया है. बीच में कोविड काल में ऐसे समय आ गया था कि काम ही नहीं हो रहा था, ना रीडेवलपमेंट का काम हो रहा था, ना स्लम रीडेवलपमेंट का काम हो रहा था. तो आज the COVID scene is over, you got a new government in place and things have started to move. हमारे साथ है एसआरए से ग्रसित और एक कुछ एसआरए के सोसाइटी मेंबर्स. ये एसआरए है बिल्डर सदानंद शेट्टी रिलायबल कंस्ट्रक्शन, गोरेगांव लक्ष्मी नगर इस क्षेत्र के. तो यहां पर समस्या है, बहुत समस्या है. हमारे साथ शैलेश लाड है, अदिल सैयद है और शायद अंबादास नाइक जी है. तो शैलेश जी, हम आपके पास आ रहे हैं. अंबादास नाइक जी आपके पास आ रहे हैं. ये एसआरए की एक बहुत बड़ा समस्या है. आप जो लक्ष्मी नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अफेक्टेड है, आपने बहुत सारे वहां के विजुअल्स भी हमारे पास है जो हम धीरे धीरे दिखाएंगे. पहले अंबादास जी बताइए समस्या क्या है. रिलायबल कंस्ट्रक्शन, ये जो लक्ष्मी नगर एसआरए है आपका, क्या समस्या है, क्या समस्या है वहां पर? अंबादास जी बोलिए. 2019 से हाँ अभी तक के हमने जो भी एसआरए से प्रोसीजर किया है, हाँ उसमें से कोई भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है सर. ओके बिल्डिंग का काम पूरा नहीं किया है. ओके और यहाँ पर अभी मेंटेनेंस निकाल रहे हैं. ओके ना ओसी मिला है, ना पानी का कनेक्शन मिला है, हाँ ना यहाँ पर फायर का कनेक्शन है. ओके तो ऐसी समस्या से बहुत हम लोग जूझ रहे हैं. हाँ सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हाँ ये लोगों के ऊपर अत्याचार करके पैसा निकाल रहे हैं. हाँ हमारी जो समस्या है कि डेवलपर जो है हमारा 5 साल से भाड़ा नहीं दिया, उसके लिए एसआरए से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ओके लेकिन उन्होंने अभी तक पैसा हमारा नहीं दिया. तो ये पर आज हाँ बोलिए हाँ बोलिए बोलिए. यहाँ पर ऐसा एक हादसा हो गया कि कोई एक मिसेस थी, हाँ मैडम थी, वो कहीं से गिर के हाँ आत्महत्या हो गई उसकी. ओके तो वहां पर पुलिस के सब सिपाही कार एसीपी डीसीपी के सब लेके आए थे यहाँ पर. ओके लेकिन उन्होंने अभी कोई समस्या का समाधान नहीं किया है सर. ये एसआरए से ग्रसित अंबादास जी हम लोग देख रहे हैं, बहुत पूरे मुंबई तकलीफ में है. 65% स्लम्स है और सरकार के तरफ से नियत सरकार का अच्छा था कि स्लम रिडेवलपमेंट करने के माध्यम से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको उठाए, जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको घर मिले. प्रधानमंत्री का भी ये स्कीम था कि हर सर के ऊपर छत होना चाहिए. चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका भी यही सपना है कि हर सर के ऊपर छत होना चाहिए. मगर ये जो आप बोल रहे हैं बहुत चिंता का विषय है. बिल्डर सदानंद शेट्टी रिलायबल कंस्ट्रक्शन, ये वहां पर ना पानी मिल रहा है, टैंकर का पानी का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर ना लिफ्ट का समस्या. कितने फ्लोर का बिल्डिंग है ये 22 माले की बिल्डिंग है सर. 3 लिफ्ट लगी है. 3 लिफ्ट का अभी तक काम कुछ हुआ नहीं है और हमको सिर्फ आश्वासन दे रहे. और ये विंग का अभी पानी पुरोठा 5 दिन से बंद कर दिया गया है. लिफ्ट भी बंद कर दी गई है कि जब तक आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तब तक के हम ये चालू नहीं करेंगे, क्योंकि बिजली काटी गई नहीं है. लेकिन ये यहाँ के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, इन्होंने इसको बंद किया गया है और सब लोग को ये तंग कर रहे. अभी 5 दिन से पानी के लिए जूझ रहे, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है सर हमको. पानी तो अभी 2 दिन तो सरकार की तरफ से म्युनिसिपैलिटी के पास साथ माध्यम से भी बंद होने 30 और 31 को.
बट मुझे ये कहना, ये वो तो सरकार की बात है, ये चेयरमैन सेक्रेटरी कौन है, ये कमेटी कौन सा है, ये कौन सा है? लक्ष्मी नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जरा बताइए आप, कौन है चेयरमैन, कौन है सेक्रेटरी? लक्ष्मी नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी B3 B4 गोरेगांव पश्चिम लिंक रोड पे। हाँ और सेक्रेटरी का नाम है अब्दुल्ला लियाकत खान, हाँ और मनी है उसका नाम, हाँ, लेकिन चंद्रबली यादव करके उनका नाम है, लेकिन मनी से जानते हैं हर कोई। ओके ओके, ये यादव सेक्रेटरी है और ये चेयरमैन अब्दुल लियाकत खान चेयरमैन है और मनी यादव सेक्रेटरी है। हाँ सर, लेकिन हमने जो 21 में हाँ 21 में चेयरमैन को हमने 3 आपत्ति की वजह से अपात्र किया था, ओके, लेकिन ये सारे ने बार बार उनको कहा है कि चेयरमैन की नियुक्ति करो, लेकिन नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ बैठ के लोगों को सता रहे हैं। आपका कहना है कि चेयरमैन इलीगल है, वो तीन बच्चे हैं उनके, और जो सोसाइटी बायलॉज है उसके हिसाब से वो चेयरमैन बन नहीं सकता। तो डिस्क्वालीफाई कर दिया सर उसको। हाँ बोलिए बोलिए। डिस्क्वालीफाई कर दिया है, लेकिन वो अभी तक चेयरमैन के पद पर बैठ रहा है। ओके। और सोसाइटी के जो 16 मेंबर है उसमें से हम लोग 6 अलग हो गए और 9 नंबर है। ओके। उसमें से 9 नंबर से किसी भी कोई सलाह मशवरा नहीं करते हैं। ओके। अपने दोनों के हिसाब से वो लोग जो भी माध्यम है वो सक्सेस कर लेते हैं। ये एक सोसाइटी का सिस्टम है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपने लोगों को, कमेटी को चुनते हैं, आप अपने ऑफिस बेरर्स को चुनते हैं, पद आप लोग तय कर लेते हैं। ये पद तय करने के बाद ये तय हो गया कि ये चेयरमैन, क्या आपको पता नहीं था कि ये 3 बच्चे का बाप है और ये डिस्क्वालीफाई होना चाहिए और सेलेक्ट भी नहीं होना चाहिए? क्या ये आप लोग को मालूम नहीं था जब इलेक्शन के वक्त आ गया? तो सर जब भी 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, हाँ हाँ, तो उसमें ये सब जानकारी नहीं थी हम लोग को। ओके। उसके बाद हमने एसआरए में गया, वहां से कुछ अपना आरटीआर मार के हाँ हाँ, कुछ पेपर निकाले, उसमें हमको जानकारी हुआ कि 3 आपत्ति के ऊपर कोई भी पद पे रह नहीं सकता है। ओके। इसके लिए हमने उन पे कार्रवाई किया है। हाँ हाँ, कार्रवाई करने के बाद वहां के जो सह निबंधक थे, हाँ हाँ, उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया 21 में, ओके। 11/1/2021। हाँ हाँ, लेकिन अभी तक वो पद पर यहाँ पर है और सचिव को कितने बार लेटर भेजा है। तो ये तकलीफ है कि जब भी बिल्डिंग को ओसी नहीं है तो पानी का दिक्कत होता है। बट मुंबई में बहुत सारे बिल्डिंग है जिसको बिना ओसी के पानी मिला है, तो आप लोग ने वो बिल्डर के माध्यम से कोशिश क्यों नहीं किया कि सोसाइटी में पानी आए? बिकॉज मैं भी जानता हूँ पूरे सर उन्होंने बोला है कि मैं टैंकर का पानी दे रहा हूँ, हाँ हाँ, और कुछ ही दिनों में आपको बीएमसी का पानी दिलेगा। ओके। लेकिन ओसी नहीं होने के कारण ये बोल रहे हैं हाँ हाँ, कि हम पानी नहीं दे सकते। अच्छा, इसके लिए हम बार बार ओके। अदिल सैयद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदिल, ये समस्या क्या है? ये तकलीफ है, एसआरए में बहुत सारे जगह यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अदिल जी बोलिए। 2015 में हाँ, बिल्डर को इस स्कीम के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल दिया गया। 2015 में 2015 में ओके। ये स्कीम 2011 की है। हमारा जो एनेक्शर बना था हाँ हाँ, सक्षम प्राधिकारी की तरफ से, वो 2011 में बना था। जो टेनेंट की लिस्ट होती है उसको एनेक्शर 2 बोला जाता है। ओके। जिसमें 550 लगभग टेनेंट्स हैं हमारे। 550 रियाब कंपोनेंट है। यस। जिसमें 2015 में ये स्कीम कंप्लीट करने के लिए इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल एसआरए की तरफ से दिया गया, जिसकी कॉपी कमिश्नर ऑफ बृहन्मुंबई महानगर पालिका, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एसआरए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स को उसकी कॉपी दी गई। जिसमें क्लियरली 2 पॉइंट मेंशन है। पॉइंट सी पे 2 नंबर पॉइंट पे ये मेंशन है कि बिल्डिंग का रख रखाव यानी मेंटेन करने की जिम्मेदारी ये डेवलपर की होगी, ओसी प्राप्त करने के बाद से 3 साल। बिल्कुल। यानी कोई भी बॉडी में डिफेक्ट आता है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में, यस, तो ओसी मिलने से उसके 3 साल बाद तक ये जवाबदारी बिल्डर को सौंपी गई एसआरए के माध्यम से। और मेजर डिफेक्ट्स के लिए शायद 5 साल है। मेजर डिफेक्ट्स के लिए 5 साल है। उसमें 3 साल है। जो ईस्ट बिल्डर, रिलायबल बिल्डर्स एंड डेवलपर सदानंद शेट्टी को जो दिया गया इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल है, उसमें 3 साल मेंशन किया है। पॉइंट बी का पॉइंट सेकंड नंबर है। और पॉइंट सी पे फिर हम आते हैं। पॉइंट सी पे सेकंड नंबर पॉइंट पे है कि 3 साल का मेंटेनेंस भी बिल्डर को ही करना है। जब ओसी प्राप्त होगा उस दिन से। ओके। लेकिन अब तक बिल्डिंग का ओसी नहीं आया है।
और ओसी नहीं आने के बावजूद हम लोगों को जो रिहैब बिल्डिंग में रहने के लिए दिया गया है हाँ, बिना हाँ, ओसी के, वो कारण उसका सबसे बड़ा ये है हाँ, हाँ। कि एक तो बिल्डर से हम लोगों को रेंट नहीं मिल रहे थे 4-4 5-5 साल से, ओह। बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी हम लोगों को रेंट नहीं दिया जा रहा था। ओके। बिल्डर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब बता रहा था कोविड की वजह से भी। तो हम लोगों ने एक बात रखी कि फिर अगर तुम्हारे फ्लैट रेडी है तो हम हाँ। लोगों को पोजीशन दे दो। Yes. तो बिल्डर ने बोला कि फ्लैट्स रेडी है, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप लोग रह सकते हो, पानी की पूरी सुविधा मैं आपको करके दूंगा और इंडिविजुअल मीटर मैं आपको लगा के दूंगा। हाँ, आप रेंट की जो कंप्लेंट एसआरए में किए हो वो कंप्लेंट को आप आगे चलाओ मत, मेरा स्टॉप वर्क मत करो सेल का। ओके। तो हम लोगों ने कोविड की वजह से हम लोग मजबूर हो गए और हम लोगों ने जो एलिजिबल टेनेंट है बिल्डर से बाकायदा पोजीशन लिया ओके। इस प्रॉमिस पे कि मैं पानी की पूरी सप्लाई तुम लोगों को दूंगा। ओके। ठीक है, अब ये हुआ कि सोसाइटी वाले मेंटेनेंस वसूल करने लग गए हाँ, हाँ। महीने का 1000 रुपया बोल के, हाँ, 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 हाँ। जबकि इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल जो बिल्डर को एसआरए ने दिया है Correct वो है। मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डेवलपर की है, बिल्कुल बिल्कुल है। और वो भी ओसी मिलने के बाद से 3 साल की है। यस यस। और 10 साल का जो उसकी जिम्मेदारी है डेवलपर की वो है इलेक्ट्रॉनिक जितने भी आइटम्स लगे जैसे वाटर पंप है, लिफ्ट हैं, ये सारी जिम्मेदारी डेवलपर की है। Exactly. ओसी मिलने के बाद से 10 साल से ओसी Exactly. जब प्राप्त होगा वहां से डे 1 हम गिनेंगे। यस यस। अब तक बिल्डिंग को ओसी प्राप्त नहीं है। हाँ, हाँ। बिल्डर के सारे काम, जैसे आप पिक्चर पीछे दौड़ा रहे हो, हाँ। स्क्रीन पे दौड़ा रहे हो, उसमें आपको बिल्डिंग में दिखेगा कि फायर सिस्टम सारे लगे हुए तो हैं लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आपके स्क्रीन पे जो बिल्डिंग की पिक्चर चल रही है उसमें ये आपको दिखेगा कि 6 लिफ्ट के डक्ट हैं लेकिन 3 लिफ्ट के डक्ट अभी भी खाली है। माय तो गुडनेस। इस वजह से एसआरए ने ओसी प्राप्त दिया नहीं है डेवलपर को। हाँ हाँ। अब हम लोग रहने तो चले गए, अब हाँ। बिल्डर की तरफ से हम लोग जब कंप्लेंट करने जाते हैं अथॉरिटीज के पास में, जो अथॉरिटी है उनके पास में जब हम भाड़े की डिमांड करने जाते हैं या बिल्डर के इस इनकम्प्लीट काम की कोई शिकायत करने जाते हैं, तो बिल्डर हमारे शिकायत के अगेंस्ट में क्या बोलता है कि ये सब एक्सटॉर्शनिस्ट लोग हैं, अच्छा। ये सब कंप्लेंटर लोग हैं, हाँ, हाँ, हाँ। ये सब कंप्लेंट करके मुझे धमकियां देते हैं और मेरे से पैसे वसूल करते हैं। इस Okay. तरह से ये बिल्डर हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, लिखित हाँ। में बाकायदा देता है हाँ, हाँ। कि ये सब एक्सटॉर्शनिस्ट लोग हैं, ये कंप्लेंट करते हैं और इन लोगों का काम है बिल्डर से पैसे वसूलना। ओके। तो मुझे एक चीज बताइए, ये कितने फ्लोर का है? मैं भूल गया, कितने फ्लोर का बिल्डिंग है, कितने ये फ्लोर है? ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर का बिल्डिंग है। 22 फ्लोर का बिल्डिंग है। ग्राउंड प्लस 22 का बिल्डिंग है। हाँ। जिसमें से 450 के लगभग लोग यहाँ पे रहने भी आ चुके हैं। ओके। और जो एलिजिबल टेनेंट है, अब इनमें से कुछ लोगों ने रेंट पे दे दिए हैं अपने मकान। ओके। और वो जिन ब्रोकरेज के थ्रू से रेंट पे दिए गए हैं उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आ रहा है इस बिल्डिंग में, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दिया गया है बिल्डर या सोसाइटी की तरफ से। सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए कैमरे लगा दिए गए हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अभी आज सुबह सुबह ही 2:15 बजे के करीब में आधी रात को ये इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी क्लिप आपके पास दिख रही है। वो खून का धब्बा है जहां से वो लेडीज गिर के आत्महत्या करी है, कि मर्डर हुआ है। आज तक पुलिस को भी अभी तक इन 24 घंटे होने को हैं लेकिन अभी तक पुलिस ने भी आइडेंटिफाई नहीं की कि ये रहने वाली यहाँ की है कि बाहर की है। अब ये समस्या है कि 450 अभी ऑक्यूपेंट है रिहैब के और आपके पास सिर्फ 3 लिफ्ट है, 22 फ्लोर है। 3 ही लिफ्ट वर्किंग में अभी सिर्फ 2 है, 3 में से भी अब वर्किंग में 2 है। सिर्फ 2 लिफ्ट, यानी आपको आधा 1-1 घंटा शायद खड़ा रहना पड़ेगा लिफ्ट के लिए। दैट इज आधा आप देखिए, आपके पास स्क्रीन पे वीडियो चल रहे हैं, उसमें देखिए पब्लिक कैसे लाइन लगा के खड़ी है। यस आदिल जी, अभी आपने बोला कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कल ही एक सुसाइड हो गया या मर्डर हो गया, किसी को मालूम नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन से फ्लोर से गिरे थे लोग? ये कुछ भी नहीं पता है क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स है ही नहीं बिल्डिंग में। अच्छा, सिक्योरिटी है ही नहीं बिल्डिंग में? बिल्डिंग में सिक्योरिटी है बट वो 2 वॉचमैन जो हैं हाँ, वो हाँ। एक पान खाने से उनको फुर्सत नहीं है, दूसरे को मोबाइल पे वीडियो देखने से फुर्सत नहीं है। और चेयरमैन आपका बर्खास्त है मगर फिर भी चेयरमैन बन के बैठा है, बन के बैठा हुआ है। तो ये अभी मेंटेनेंस का जो मसला है, आपने क्या सदानंद शेट्टी जो बिल्डर है उससे बात करने की कोशिश किया? मैंने सदानंद शेट्टी साहब के जो मैनेजर हैं जितेंद्र नाम के, उनसे 2 दिन पहले ही मैंने बात किया। ये जो ए विंग की लाइट बंद है और उनको पिछले 8 दिन से पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। ओके। तो उन्होंने बोला कि हमको फोन करने का नहीं, हाँ। सोसाइटी से तुम बात करो, मेंटेनेंस के लिए भी तुम बात करो। हाँ। अभी हमारे पास पैसा है नहीं, मैंने तुमको बोल दिया था आदिल भाई हमारे पास पैसा है नहीं, हम देंगे नहीं। अच्छा। जब मैंने ये क्लॉज बताया कि आपको जो इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल एसआरए की तरफ से आया था, हाँ। उसमें क्लियरली डी पॉइंट के 2nd नंबर पे लिखा है कि मेंटेन करने की, रिहैब बिल्डिंग को मेंटेन करने की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी, 3 साल की
डे 1 स्टार्ट होगा ओसी प्राप्त होने के बाद में। Exactly. तो वो बोलते ऐसा कुछ नहीं लिखा है, हाँ। ये जो मेंटेन करना है वो हमारा स्ट्रक्चर कहीं टूट फूट जाता है, हाँ। डिफेक्ट आता है, हम उसको मेंटेन करने का एसआरए ने लिख के दिया है। तो मैंने कहा एक जगह पे नहीं लिखा है, ये 2 जगह पे लिखा है मेंटेन करने का। Correct, एक मेंटेन correct. हो गया साफ सफाई रख रखाव का, एक मेंटेन जो आप बोल रहे हो कि बिल्डिंग में डिफेक्ट आया तो वो, और तीसरा जो मेंटेन करना है वो इलेक्ट्रॉनिक जितने आइटम्स है वो 10 साल तक आपको मेंटेन करना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बोला कि देख मुझको हैरान मत कर, मैं मीटिंग में बैठा हूं, मुझे बार बार फोन करके परेशान नहीं करने का। ये सदानंद शेट्टी के जो मैनेजर है जितेंद्र ने मुझे इस तरह से जवाब दिया। अच्छा, मैं अभी प्रसाद लाड जी के, शैलेश लाड जी के पास जाता हूं। शैलेश लाड जी, आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा, वी आर ट्राइंग टू गेट इन शैलेश लाड जी, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आदिल जी, क्या आप यहां गए थे एसआरए? बिकॉज एसआरए के जितने सीईओज है उनसे जब हम लोग ने पहले बात किया था, बोले कि हम क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है कि नहीं उसका इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन हर चीज का होता है। ये पहले होता था कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल बना के लोगों को मैं पहले शैलेश लाड जी के पास जाऊंगा। शैलेश लाड जी सुनिए, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। सर, मेरा कहना ये है हाँ। कि डेवलपर बता रहा है कि मेरी प्रॉब्लम से मेरे पास फंड नहीं है और उसकी वजह से हमको 5 साल से हमारा रेंट नहीं मिला है। हाँ, हाँ। और सोसाइटी डेवलपर से कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रही है कि उनको क्या करना चाहिए। सोसाइटी को जब अपॉइंट किया है हमारे लोगों के लिए, हाँ, हाँ। तो उनको डेवलपर से पूछना चाहिए। Exactly. सोसाइटी का कहना यह है कि हमको मेंटेनेंस निकालना है। हाँ। चलो, हम मेंटेनेंस देंगे भी, हाँ, और हाँ। जो हमको जरूरत है, हमको जो डेवलपर से मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल रही है। और उसके बाद भी हमने सोसाइटी को एक सजेशन दिया कि हमारे सारे मेंबर्स को लेकर एक मीटिंग लगाओ, एक एजीएम करो, उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि हमको क्या क्या चीजें नहीं मिली है और हमको आगे क्या करना है। बट ये चीजें हो ही नहीं पा रही हमारे सोसाइटी से। आपके पास 2 मेजर इश्यू है, लाड जी, आदिल जी, आपके पास 2 मेजर इश्यू है। नाइक जी, बात यह है कि चेयरमैन डिस्क्वालिफाइड है, तो एक्चुअली ये कैसे चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जहां क्वालिटी की बात है, जैसे आपने बात की क्वालिटी सबस्टैंडर्ड है, क्वालिटी 3 साल का डील है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 3 साल ओसी के बाद ऑल मेजर रिपेयर्स हैज टू बी डन बाय द सोसाइटी बिल्डर को करना है। तो जैसे मैं पूछ रहा था आदिल जी, क्या आपने एसआरए सीईओ को इस चीज को हाईलाइट किया कि देखो सब स्टैंडर्ड काम हो गया है और बिल्डर अपने वादे से मुकर रहे हैं? आदिल जी, हम लोगों ने हर वक्त पे एसआरए अथॉरिटीज और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उन लोगों को इन्फॉर्म किया, बाकायदा लेटर लिखा हम लोगों ने। लेटर लिखने के बाद चेयरमैन का इशू और बिल्डिंग में जो होना चाहिए था, सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, जिस तरह से कोविड का एक्सक्यूज लेके डेवलपर ने हमको अंदर डाल दिया ताकि उसका रेंट बच जाए, हम लोग अंदर आ गए। उसकी प्रोमिसेस के हिसाब से वाटर सप्लाई जो टैंकर के थ्रू हो रहा है वो नहीं हो रहा है पूरी तरह से। अब ए विंग की लिफ्ट और ए विंग का जो वाटर सप्लाई है पिछले 8 दिन से बंद पड़ा है। उसके लिए अगर हम डेवलपर से बात करने जाते हैं तो डेवलपर बात करने को तैयार नहीं है। हम एसआरए अथॉरिटीज में हमने बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस किए थे जिसमें एसआरए ने डेवलपर को, रिलायबल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और उनके आर्किटेक्ट को एक लेटर लिखा। दिसंबर 2022 का लेटर है ये। उसमें बाकायदा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो एसआरए के हैं उन्होंने आके सर्वे किया, उन्होंने सारे बिल्डिंग का मुआयना किया, उन्होंने देखा कि 3 लिफ्ट लगी है, 3 लिफ्ट के डक्ट बड़ी बुरी तरह से खाली पड़े हैं, बड़ा एक्सीडेंट, बड़ा अपघात हो सकता है। बहुत सारी विंडोज जो पैसेज की है, वो जो ए विंग में और सी विंग के पैसेज की विंडो है उसमें ग्रिल्स नहीं लगे हुए हैं, कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। फायर सिस्टम अब जाके ये फिनिश हुआ है लेकिन अभी भी वर्किंग कंडीशन में नहीं डाला गया है, अभी ये सिर्फ खानापूर्ति की गई है। तो ये आप लोग सब मिलके एक स्पेशल रेजोल्यूशन बना के ये रजिस्ट्रार को नहीं दिया या एसआरए ऑफिशियल्स को नहीं दिया कि हमको एक स्पेशल मीटिंग बुला के और एसडीएम बुला के जो चेयरमैन के पोस्ट है उसको भरना पड़ेगा? क्या ये चीज का आपने कम्युनिकेशन किया है, सब मिलके कोई रेजोल्यूशन पास किया? बिकॉज ये इलीगल तरीके से चल रहा है, चेयरमैन डिस्क्वालीफाई हो गया। पिछले 1 साल से जो सोसाइटी मेंबर्स है वो फॉलोअप कर रहे हैं एसआरए अथॉरिटीज को, वो लेटर पे लेटर डाल रहे हैं कि ये सोसाइटी बर्खास्त कीजिए, नया इलेक्शन अपॉइंट कीजिए। बट जो सोसाइटी 16 मेंबर्स में से जो 6 लोग निकले हुए हैं यही एसआरए को अप्लाई कर रहे हैं कि ये सोसाइटी बर्खास्त कर दीजिए, बिकॉज दैट यहाँ पे चेयरमैन और सेक्रेटरी अपने मर्जी से काम कर रहे हैं। और
इतना सब होने के बाद 1 साल से एसआरए के पीछे लगने के बाद भी ये सोसाइटी पे कुछ भी डिसीजन एसआरए ले नहीं पा रहा है। अब ये क्या प्रेशर एसआरए पे है ये हमको भी पता नहीं चल रहा है। नहीं, ये मुझे एक समझा दिया शैलेश जी, ये मेंटेनेंस कैसे कलेक्ट कर सकता है? बिकॉज मेंटेनेंस का तो ये है कि वो बिल्डर को ही देना पड़ेगा। ये नया चीज क्या है कि मेंटेनेंस, और आपके पास सेल कंपोनेंट में बिल्डर सदानंद शेट्टी, रिलायबल कंस्ट्रक्शंस, सेल कंपोनेंट कितने बेचा, कितना सेल कंपोनेंट था और कितना बेचा है वो? मैं क्लियर करता हूँ। हाँ बोलिए 7 आदिल जी, बोलिए। उसके रिहैब हमारी जो बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 22 फ्लोर की, करेक्ट है। 3 फ्लोर में 37 फ्लैट्स उसने सेल किए हुए हैं। 3 फ्लोर में 37 फ्लैट्स 37 फ्लैट्स उन्होंने सेल किया हुआ है Okay. डेवलपर ने। हाँ। 2 साल का 41,967 आता है ओके, पर टेनेंट। Yes. जो कुल मिला के 15.5 लाख के ऊपर रकम बनती है। Okay. जो परचेजर लोगों से ये डेवलपर ने लिया हुआ है एज अ एडवांस रेंट, जब उन्होंने अपना सेल कंपोनेंट रिहैब बिल्डिंग में बेचा 37 फ्लैट्स। ओके। इस बारे में भी जब मैंने जितेंद्र से बात की, उनका जो अकाउंटेंट है डेवलपर का, हाँ। तो जितेंद्र बोलता है अभी हम लोगों ने उन लोगों से पैसे लिए ही नहीं है तो हम देंगे कैसे। तो ये अभी आपका सोसाइटी चल कैसे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपका सोसाइटी बिल्डर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, अब सेल कंपोनेंट में जो लोग आए, करीबन 37 फ्लैट्स आप बोले तो लोग रह रहे हैं सेल कंपोनेंट का, तो वो मेंटेनेंस कैसे हो रहा है? मींस कैसे मेंटेन हो रहा बिल्डिंग? ये लिफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, लाइट्स, जो कॉमन एरियाज है, कैसे होता आज के तारीख में, कैसे हो रहा है? ए विंग का 91,000 का लाइट बिल आया था टाटा Okay. पावर से। हाँ। उसका कॉपी मैंने डेवलपर को भेजा, Okay. सदानंद शेट्टी को भेजा, मैंने उनके मैनेजर को भेजा, मैंने उनके अकाउंटेंट को भेजा। हम लोगों ने जितनी टीम है, ये बाकी के जो हमारे सोसाइटी के 6 मेंबर है, शैलेश लाड़, मैं और हमारे साथ में और भी बाकी के जो जितनी हमारी टीम है, उन लोगों ने उस बिल को लेके जितेंद्र से बाकायदा फॉलोअप लिया कि आपकी जिम्मेदारी है ये बिल भरने की, हमारी जिम्मेदारी है नहीं। आप जो सोसाइटी के ऊपर प्रेशर बना के, सोसाइटी लोगों पे प्रेशर बना के मेंटेनेंस वसूल रही है, ये बिल्कुल भी गलत है और ये अगेंस्ट वो आईओ है। तो और जो आपने 37 फ्लैट्स के जो मेंटेनेंस लिए हैं उसमें से आप ये 91,000 का बिल भर दो ताकि ए विंग का मीटर डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को पानी और लिफ्ट की तकलीफ नहीं हो। लेकिन बिल्डर ने बिल्कुल भी हमारी बात को रखा नहीं और सुना नहीं, और उन्होंने बोला कि अभी ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं। और हम लोगों ने जो 37 फ्लैट बेचे हैं उनका हम लोगों ने एडवांस रेंट, एडवांस मेंटेनेंस हम लोगों ने लिया नहीं है, हम लोगों को मिला नहीं है, तो हम लोग आपको दे नहीं सकते। तो ये दोनों जो सेल कंपोनेंट है और जो रिहैब कंपोनेंट है, दोनों का मेंटेनेंस अलग चल रहा है, मैनेजमेंट अलग है कि दोनों का? एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये 37 फ्लैट जो सोल्ड किया है बिल्डर ने, हाँ। वो रिहैब बिल्डिंग के अंदर ही सोल्ड किया हुआ है, 3 फ्लोर पे। अच्छा, रिहैब बिल्डिंग के अंदर सेल कंपोनेंट बना था? एग्जैक्टली। तो उधर तो फिर मैनेजमेंट आपके एसआरए सोसाइटी करना पड़ेगा, लक्ष्मी नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को उनको ही करना है। एग्जैक्टली। तो फिर कैसे करते हैं? बिकॉज ये तो टोटली इलीगल है, आपका चेयरमैन तो डिस्क्वालिफाइड है। उनसे भी मेंटेनेंस वसूला जा रहा है 1,000 रुपया महीने का। किससे? और वो दे भी रहे, जो सेल में आए हुए हैं रहने के लिए 3 फ्लोर पे 37 फ्लैट्स वाले, हाँ, उनसे हाँ। भी मेंटेनेंस वसूला जा रहा है तो 1,000 रुपए के हिसाब से। और आप लोग से कितने मेंटेनेंस मांग रहे हैं? 1,000 रुपया हम लोगों से भी मांग रहे हैं। तो सेल कंपोनेंट से भी 1,000 रुपया मांग रहे हैं, आप से भी 1,000 रुपया मांग रहे हैं, जबकि ऑलरेडी वो 1750 के हिसाब से 2 साल का रेंट दे चुके हैं दे सेल वाले। और बिल्डर अपना हाथ खड़ा कर दिया कि बोले मेरा कोई लेना देना नहीं, अभी आप देख लो। हाँ, आपके ओसी के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो फायर रेगुलेशंस है? बिकॉज अभी भी बहुत जगह आग लग रहे मुंबई में, पिछले दिन कुर्ला में आग लगे, कल अंधेरी में आग लगे, तो ये आग वाला सिलसिला एक बहुत डेंजरस सिलसिला है। आपने बोला फायर का कोई कंप्लायंस? दिसंबर 2022 में एसआरए ने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया डेवलपर को और आर्किटेक्ट को कि ये सारे जो कंप्लायंसेस हैं ये बिल्डर ने, डेवलपर ने पूरे नहीं किए हुए हैं। ओके। बहुत सारे एनओसीज लेना है, लिफ्ट का पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लेना है, फायर कंप्लीशन नहीं है, फायर प्रोटेक्शन जो पूरी तरह से होना चाहिए, फायर का एनओसी आना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। बराबर है। और बहुत सारे डक्ट जो हैं वो ऐसे ही बिना सिक्योरिटी, बिना सेफ्टी के खुले पड़े हुए हैं। आप ये जो देख रहे हो, ये पासवे जो है इसमें ब्लॉक्स नहीं लगे हुए हैं। ये आप देखो, सीवेज और वाटर टैंक का जो ऊपर का कवरेज है वो खुला है, कभी भी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा एसआरए ने डेवलपर को लिख के दिया है। और अगर ऐसा कोई हादसा फ्यूचर में होगा बिल्डिंग में रहने वालों के साथ में, तो इसका
पूरा पूरा जिम्मेदार डेवलपर को ही माना जाएगा, ऐसा लास्ट लाइन में एसआरए ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जो कि आज वो हादसा हो गया, अगर ये पैसेज की जो विंडो है उसमें ग्रिल लगा होता, प्रॉपरली सेफ्टी मटेरियल्स यूज करके उसको ब्लॉक किया होता, जिस तरह से हर एक विंडो, घर के विंडो को जैसे ग्रिल्स लगाए हुए, ये ग्रिल्स लगे होते तो आज ये सुसाइड होता या मर्डर होता, जो भी है, ये नहीं होता, ये औरत वहां से गिरती नहीं और ये एक्सीडेंट होता नहीं। एग्जैक्टली हो सकता है फ्यूचर में लिफ्ट गिर जाए। नहीं, बिल्कुल मेंटेनेंस तो होना पड़ेगा, बिकॉज आपके सामने थ्रेट है, लाइट कटने वाला है, पानी आपका बंद होने वाला है। ए विंग का लाइट कट चुकी, ए विंग का पानी का डिस्कनेक्शन हो चुका, हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पिछले 8 दिन से। लिफ्ट की बड़ी परेशानी है। लिफ्ट में देखिए आपके पास वीडियो चल रहा है, उसमें कैसी लाइन लगाई हुई है, आधा घंटा लग जाता है लोगों को। 22 माले तक जब लिफ्ट जाके वापस नीचे आती है तो आधा घंटा पूरा चला जाता है उसमें। आपके समस्या तो हम लोग हाईलाइट करेंगे, और शायद जो डिप्टी सीएम फडणवीस जिसके पास ये पोर्टफोलियो है, इस चीज को हाईलाइट कर लेंगे। मगर आपके तरफ से मैं आपको पूछता हूं अदिल जी, नेक्स्ट आप क्या करने वाले? बिकॉज ये एक चीज है, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे, हम ये चीज को हाईलाइट करके डिप्टी सीएम तक पहुंचा देंगे, बिकॉज हाउसिंग आज के तारीख में उनके पास है, एसआरए सीओ के पास आपके शिकायत लेके जाएंगे कि ये फलाना चीज है। अभी आप लोग क्या करने वाले? और जो सेल कंपोनेंट उसने बेचा है उसका किया क्या पैसे उन्होंने? और ये सेल कंपोनेंट जो 37 फ्लैट बेचे हैं उसका किया क्या उसने? वो पैसे वो खुद ही हजम कर गए, और हमें बोलते हैं कि हम लोगों को परचेजर से आए नहीं है। अगर परचेजर ने दिया नहीं तो परचेजर रहे किस बिना पे रहे फिर बिल्डिंग में? तो अदिल जी अब करेंगे क्या? मैं सबके पास आऊंगा। अदिल जी पहले आप बोलो कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप क्या करने वाले हो? हम जब भी एक्शन लेते हैं इन राइटिंग, जब हम कंसर्न अथॉरिटीज को अप्रोच करते हैं, हम जाते हैं उनके पास में, की तरफ से लेटर जाता है रिलायबल ग्रुप का, रिलायबल बिल्डर्स एंड डेवलपर का, कि ये एक्सटॉर्शनिस्ट लोग हैं, ये लोगों का काम है कंप्लेंट करना और पैसे वसूल करना बिल्डरों से, इस तरह से बाकायदा लेटर जाता है, उसकी कॉपी मेरे पास में है। तो बताइए अभी हमारे जैसे लोग करेंगे क्या? नहीं, ये तो कॉमन है, ये बिल्डर जो काम करते नहीं है, जो बिल्डर आगे पैसा खर्चा करना नहीं करते, बिकॉज आपका एक प्रॉब्लम, बहुत भयानक प्रॉब्लम है, डक्ट खुला हुआ है, ग्रिल्स लगा नहीं है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, पानी कभी कट सकता है, लाइट कभी भी कट सकता है, यू आर ग्रसित, पूरे प्रॉब्लम से ग्रसित है। तो इसमें एक स्टैंड सबको लेना पड़ेगा, और जो सोसाइटी मैनेजमेंट है वो तो बर्खास्त है, चेयरमैन ही बर्खास्त है। तो ये साइन कैसे कर रहे हैं, चेक कैसे इशू कर रहे हैं, मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं, ये टोटल, ये शायद पुलिस कंप्लेन भी आपको करना चाहिए, बिकॉज ये टोटल इलीगल है, एक प्रकार से टोटल इलीगल है। हम लोगों ने, ये कौन सा पुलिस स्टेशन आता है आपका? पुलिस स्टेशन कौन सा आता है आपका? बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। तो आप गए बांगुर नगर पुलिस स्टेशन, गए थे क्या? बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में भी हम लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट करी है। बिल्डिंग के जो पेरिफेरी है, बिल्डिंग का जो नीचे का एरिया है, वहां पे भी कुछ गुंडे टाइप के लोग आते थे बाहर से आके यहाँ पे चरस गांजे का धंधा करते थे, चरस गांजा बेचते थे, यहाँ के लोगों को गलत नशे की आदतें लगाते थे। हम लोगों ने मिलके एक जॉइंट एक्शन लिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने एक्शन लिया, पुलिस ने उन पर केस बनाया जो बाहर से आते थे और चरस गांजे का धंधा करते थे। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, लेकिन जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपने रूम्स को, फ्लैट्स को रेंट पे दिया हुआ है, उन रूम में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो चकला चलाते हैं। अब चकले का मतलब आप समझ लो कि होटल में जिस तरह से धंधा होता है कि आप गए लड़की को लेके होटल में 1000 रुपए का रूम बुक किया, आपने रूम यूज किया और आप लड़की को लेके निकल गए। इस तरह का काम इस बिल्डिंग में भी चलता है। इस बिल्डिंग में कई सारे ऐसे फ्लैट हैं जिसमें इस तरह के काम होते हैं। बाहर से लड़का लड़की आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, वॉचमैन नहीं पूछता है, कोई सोसाइटी मेंबर, कोई आदमी उनसे पूछता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो। ये ऊपर जाते हैं, रूम यूज करते हैं, जिसका रूम रहता है उनको 1500 रुपया मिल जाता है, वो यूज करने देते हैं। ये लोग होटल की तरह रूम यूज करके निकल जाते हैं। ये डेली का रात का रूटीन है। 12 बजे के बाद से रात को 12 के बाद ये चालू है। रात को 12 से सुबह 4 बजे तक ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं है पुलिस की तरफ से। पुलिस ने एक्शन लिया, मैं उन पुलिस प्रशासन की अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन लोगों ने ड्रगिस्ट लोगों को यहाँ से थोड़ा खदेड़ा है, उनके ऊपर केस बनाया है, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अनिल जी फाइनल आप बताइए कि अभी आपके जो पेपर्स है, पुलिस में कंप्लेन किए, एसआरए में कंप्लेन किए वगैरह, आप हमें दीजिए, हम लोग चैनल के माध्यम से इसको हाईलाइट करेंगे। प्रॉपर जो अथॉरिटीज हैं उनको हाईलाइट करके कुछ ना कुछ एक्शन 8-10 दिन में शायद हम लोग इनिशिएट करेंगे, और बिल्डर के खिलाफ भी इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं।
आप मैं चाहूंगा बोलिए। मेरी टीम नाइक, ये जो अंबादास नाइक साहब हैं, शैलेश लाड़ हैं, मैं हैं, हम लोग सब बैठेंगे, एक लेटर आपको एड्रेस करेंगे हम लोग, बिल्कुल। इसमें सारे अटैचमेंट्स आपको देंगे। हाँ हाँ, जो कुछ भी एसआरए से इंटीमेशन ऑफ अप्रूवल बिल्डर को दिया गया था 2015 में, और दिसंबर 2022 में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एसआरए ने जो लेटर इशू किया है डेवलपर को कि ये सारी खामियों की वजह से अगर कल को कुछ एक्सीडेंट होता है तो इसके जिम्मेदार आप होगे, ये सारी कॉपीज, और जितने हम लोगों ने कॉरेस्पॉन्डेंस पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी को किए हैं, यहाँ पे जो काले धंधे चल रहे हैं रूम को रेंट पे देने के बावजूद, वो जितनी सारी कंप्लेंट्स है वो सारी कंप्लेंट की कॉपी, और हम लोगों ने जो कंप्लेंट्स की हैं रेंट से रिलेटेड, बिल्डर से जो कम्युनिकेशन हम लोगों ने किया है, वो सारी कॉपी हम आपको देंगे। ओके हम चाहेंगे आदिल जी, कि ये तो आप है शैलेश लाड़ आप जी। इसमें हमारी सहायता करें ताकि ये बात हमारी जो तकलीफें हैं, हमारे परिवार के ऊपर जो इस तरह से तकलीफें आ रही है, इसका हमको निवारण मिले प्रशासन की तरफ से, क्योंकि एसआरए हमारी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं। नहीं, यू गॉट अ प्रॉब्लम। ये सब पूरे मुंबई महाराष्ट्र के जितने हाउसिंग सोसाइटीज है इनके समस्या है, ये आपका सिर्फ समस्या नहीं है। बिकॉज सिस्टम अगर नहीं चल रहा है, कोऑपरेटिव सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है। चेयरमैन ऐसे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, ड्रग पेडलिंग हो रहा है, इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें प्रशासन को एक्ट करना पड़ेगा, हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे। शैलेश लाड़ जी, अंबादास नाइक जी, आप कुछ लास्ट कहना चाहोगे? ओके आदिल, कोई बात नहीं। आदिल जी, थैंक यू वेरी मच। इस चीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे। ये सोसाइटी का समस्या है, सिर्फ आप ही के सारे का सोसाइटी नहीं है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है पूरे महाराष्ट्र, मुंबई में जितने भी एसआरए, इस चीज को हम लोग को देखना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रहा है, अलग अलग किस्म के प्रॉब्लम हो रहा है। एसआरए हैज टू मूव, एसआरए हैज टू बी प्रोएक्टिव, द कंसर्न मिनिस्ट्री हैज टू एक्ट इफ द एसआरए इज नॉट एक्टिंग। जैसे आपका एक जेन्युइन इशू है, चेयरमैन हैज बीन डिस्क्वालिफाइड और इतने सालों से चेयरमैन को रिप्लेस नहीं किया, दूसरे चेयरमैन को इलेक्ट नहीं किया, और बिल्डर अपने वादे पर अटल नहीं है, इज ड्विंडलिंग, इज रनिंग अवे फ्रॉम डूइंग। आदिल जी, वी आर विद यू, इस चीज को हम लोग देंगे, विल कम बैक इन अ फ्यू डेज। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा हरकत में आए और इसके ऊपर ध्यान दे, तवज्जो दे, ताकि यहाँ के जो ओरिजिनल टेनेंट है उनको सुख सुविधाएं प्राप्त हो डेवलपर की तरफ। Thank you, Adil ji. We'll get back to you. Adil, Ambadas ji, and Shailesh Lad. We'll get back to you. This is a serious issue. Thank you so much. We are concerned now. SRA, as we say, slums. 65% of Mumbai is slums, and wherever there are SRA societies are there, they have to. Shahjahan Akhtar is connected. Now from here we go to interiors of Maharashtra. Sholapur, Shahjahan Akhtar, our correspondent from there. Shahjahan Akhtar ji, नमस्कार। शोलापुर कंटिन्यूस न्यूज में है आपके माध्यम से। एक बहुत चिंता का विषय है। गए बार हमने देखा था कि बॉर्डर डिस्प्यूट महाराष्ट्र कर्नाटका। शाहजहान जी, आपको सुनाई दे रहा है? आई कांट सी शाहजहान जी लाइन पे दे रहा सुनाई दे रहा। यस, तो गए बार आपने समझाया था कि वहां पर बॉर्डर में किस प्रकार से पानी की तकलीफ है, शेतकरी की तकलीफ है, अलग अलग किस्म की तकलीफ है। अभी शाहजहान जी, आज आपने कुछ हमारे न्यूज भेजा है कि शेतकरी जिस प्रकार से आंदोलित होकर बाहर निकले हैं, टोल प्लाजा में आंदोलन के माध्यम से उन्होंने संघर्ष किया। कुछ बताइए शाहजहान जी इसके बारे में। शोलापुर जिले में इचगांव बोल के गांव है, हाँ, वहां पर टोल नाका बना है। हाँ, हाँ, और शोलापुर कोल्हापुर ये हाईवे है। ओके, तो जो बाजू में जो रास्ता होना जरूरी है किसानों के लिए, हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, हाँ, वो टोल पे शुरू किया है। हाँ, हाँ, और आसपास के लोगों को वहां पर मोहलत नहीं दी जाती। ओके, और यही रास्ते पर कुछ एक्सीडेंट हुए, हाँ, हाँ, तो उनको अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला। अच्छा, तो इस सब बात को लेकर हाँ, जनहित किसान संगठन के जो भैया साहब देशमुख अध्यक्ष है, हाँ, हाँ, उन्होंने आज वहां पर चक्का जाम आंदोलन किया। हाँ, हाँ, उसके कारण करीबन कोल्हापुर से सोलापुर जाने वाले और सोलापुर से कोल्हापुर जाने वाले सभी गाड़ियां एक जगह पर रुक गई थी। हाँ, हाँ, बोलिए। तो ये हम लोग विजुअल्स देख रहे हैं, हम लोग विजुअल देख रहे हैं कि कैसे शोलापुर आपके वहां पर फार्मर्स, जो शेतकरी, हम लोग राधा कृष्ण विखे पाटिल, हाँ, ये आंदोलन है, ये फुटेज है, ये जो फुटेज है आपने भेजा है शोलापुर में, जरा विस्तार से बताइए। शाहजहान जी बताइए। देखिए, जहाँ पर जगह पर जहाँ पर रास्ते का काम पूरा हुआ, हाँ, हाँ, तो अधूरा काम होते हुए भी
वहां पे टोल नाका चालू हो गया। ओके। और टोल का नेम के हिसाब से हाँ। जो आसपास के लोग हैं उनको उसमें में माफी दी जाती है। हाँ। मगर यहाँ ये गांव के लोगों को अभी तक उसका कोई माफी नहीं मिली है। हाँ। जितना जगह गई उनका पैसा मिल गया। हाँ। मगर टोल का रोज जाने आने में हाँ। जाने आने में जो तकलीफ होती है लोगों को, हाँ। हर बार जाते आते उनको पैसा भरना पड़ता है। हाँ। तो वो बंद हो जाए और जो हाईवे के बाजू के जो रास्ते होते हैं वो पूरे हो जाए, ये मांग को लेकर शोलापुर जिले के जनहित शेतकरी किसान संगठन के अध्यक्ष भैया साहब देशमुख हाँ। और करीबन हजारों किसान यहाँ पर आज संगमर बैठे थे। शाहजहां जी, ये हमने गए बार भी देखा था कि शोलापुर में जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसमें भी तकलीफ हो रहा है। शोलापुर में अलग अलग डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, वहां पर भी तकलीफ हो रहा है। शोलापुर में अलग अलग किस्म के जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो शेतकरी है, जो गांवकरी है, उनको कॉम्पेंसेशन में देरी हो रहा है, कॉम्पेंसेशन टाइम पे नहीं मिल रहा है, कॉम्पेंसेशन कई केसेस में होता ही नहीं है, जो आपने चर्चा किया था। यहाँ आपके गार्डियन मिनिस्टर शायद राधा कृष्ण विखे पाटिल जी है, तो बिल्कुल सही। राधा कृष्ण विखे पाटिल जी क्या इस क्षेत्र का दौरा करते भी हैं? इतने समस्या से ग्रसित है, क्या इस चीज को उनको मालूम है? क्या सोचते हैं आप, राधा कृष्ण विखे पाटिल किस प्रकार से गार्डियन मिनिस्टर का? कल तो 26 जनवरी है। हाँ। उसका सभी प्रोग्राम तो उनके उपस्थित में किया जाता है। हाँ। अभी ये बात का पता तो उनको कल आने पर चलेगा और हम ये बात को लेकर कल उनसे बात करने वाले हैं, राधा कृष्ण विखे पाटिल से, और क्या उनकी क्या राय है, तो ये भी हम दर्शकों को बता सकते हैं। ये आपने कुछ बाइट्स भी वहां के स्थानिक जो शेतकरी हैं उनके बाइट्स भी भेजे हैं, तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे हमारे डिपार्टमेंट इस चीज को हाईलाइट। यस, पुट द बाइट्स प्लीज, आई वांट टू सी द बाइट्स। यस, ये जो बाइट आपने, हे आपण महाराष्ट्र राज्य जनहित शेतकरी संघटनेच्या वतीनं भव्य रस्ता रोको आंदोलन छेडलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या लोकशाहीच्या मार्गाने हे आंदोलन चालू आहे। सध्या 1 तास हे आंदोलन चालू आहे। तरी पण जाहीरपणे मी आव्हान करतोय की वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, विपत साहेब असो, नॅशनल हायवेचे चिटणीस साहेब असो, जोपर्यंत तुम्ही सर्व्हिस रोड कचरेवाडी सवाळे पाटी वडदेगाव बेगमपूरचा पूर्ण करत नाही आणि निष्पाप मेलेल्या कुटुंबियांना 10 लाखाची मदत देत नाही आणि टोल रद्द करत नाही तिथला स्थानिक गावांचा, कामते असो, वाघुलीवाडी, एनकी, मिरी, इसगाव, बेगमपूर, अर्धनारी, आरबळी, ब्रह्मपुरी, माचनूर आणि कोतळ वडदेगाव, अन्यथा आजपासूनच आम्ही, ह्यांनी जर आता तातडीनं पत्र नाही दिलं विपत साहेबांनी की टोल आम्ही आजपासून बंद करतोय आणि जोपर्यंत सर्व्हिस रोडचं काम होत नाही तोपर्यंत आम्ही टोल चालू करू देणार नाही। वेळ प्रसंगी टोलच्या कार्यालयात दगडफेक करू किंवा अक्षरशः टोल फोडून टाकू, याची जबाबदारीने पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी। कारण ह्या जर पोलीस अधिकाऱ्यांनी आम्हाला कायदा दाखवला तर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्या निष्पाप लेकराचे जीव गेलेले माणसांचे 10-10 लाख रुपये यांनी पगारीतनं द्यावे, तर अन्यथा हे आंदोलन थांबेल। अन्यथा एकही सर्वसामान्य नागरिक या रस्ता रोकोच्या आंदोलनात उठणार नाही। त्यांनी लेखी पत्र द्यावं आम्हाला की आजपासून टोल बंद करतोय, सर्व्हिस रोडची कामं पूर्ण झाल्याशिवाय आणि त्या निष्पाप कुटुंबियांना 10-10 लाखाची मदत दिल्याशिवाय। माने पीआय यांच्याकडे सगळं रेकॉर्ड आहे पोलीस स्टेशनला, ते रेकॉर्ड नॅशनल हायवेचे चिटणीस साहेबांनी, विपत साहेबांनी घ्यावं आणि या भागातल्या सर्वसामान्यांना न्याय द्यावा। नितीन गडकरी साहेबांचं आम्ही कौतुक करतो, त्यांनी भारत देशाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण गडकरी साहेब तुमचे कायदे इथं व्यवस्थित काम करत नाहीत। कारण नॅशनल हायवेवरती धोक्याचा बोर्ड लावला जात नाही, डिवायडर लावले जात नाही, त्यामुळे निष्पाप हजारो लोकांचे जीव गेलेले आहेत। याची पण जबाबदारीने नितीन गडकरी साहेबांनी नोंद घ्यावी। जनहित शेतकरी संघटनेचा शाहजहां अख्तर जी, ये जो नेता शेतकरी के जो कहा है बहुत सही कहा है, ये आप विस्तार से थोड़ा बताएंगे कि कौन से शेतकरी के दुर्घटना से कुछ इफेक्ट हो गए थे और कॉम्पेंसेशन, उन्होंने कहा कि 10-10 लाख का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इस पर थोड़ा आप रोशनी डालेंगे, क्या हुआ था? नहीं, अभी महाराष्ट्र में जहां पर रास्ते बने हैं, मगर अभी तक बहुत से जगह पे सर्विस रोड नहीं है। सर्विस रोड न होने के कारण अगर किसान को यहाँ जाना है तो उसे करीबन 4 किलोमीटर दूर जाके फिर रिवर्स लेकर वापस आना पड़ता है। अच्छा। तो पहले तो जहाँ टोल लगा है तो उस हद्दी के सर्विस रोड पहले होना बहुत जरूरी है, मगर वो नहीं होते हुए भी जो टोल माफिया है अपने महाराष्ट्र में, वो टोल शुरू करते हैं, मगर किसी किसानों को भी वहां से नहीं छूट नहीं दी। अगर नजदीक का किसान है, अगर कुछ काम से उसे बाहर जाना है
तो हर बार कितने बार वो टोल लेगा और कितने बार टोल देगा वो? खुद की जमीन देने के बाद भी उसको अगर टोल भरना पड़ता है तो ये नाइंसाफी है। और ये सभी बातें आदरणीय नितिन गडकरी को मालूम भी है कि आप पूरे रास्ते बनाकर लोग इसकी टोल वसूली करते हैं, मगर ये बात गलत है। ये बात को लेकर गडकरी साहब ने खुद बयान दिया था कि जब तक सब पूरा रोड या सर्विस रोड जब तक बनता नहीं तब तक आप टोल नहीं चालू किया करना जरूरी है। और इसके बारे में जो स्थानिक नेता है उन्होंने आवाज उठानी जरूरी है। या यदि सोलापुर जिले के कोई गार्डन मिनिस्टर हो या विधायक हो या सांसद हो, इन्होंने इस मामले में दखल लेना बहुत जरूरी है। शाहजहां जी, ये हम लोग देख रहे हैं कि टोल ले रहे हैं और जो टोल ले रहे हैं वो रोड आपके फुटेज में इतना खराब रोड है, इतना खराब रोड है, तो ये कैसे? बिकॉज गडकरी जी ने क्लियर कट कहा था कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड अप टू डेट होना चाहिए। अभी तो बारिश भी नहीं है। आप देखो जिस प्रकार जो फुटेज आपने भेजे हैं उसमें हम देख रहे हैं इतने रोड खराब है, अभी भी खड्डे दिख रहे हैं उस रोड में। तो ये स्थानिक जो है, जो आपके एमएलए है, बहुत सारे जो एमएलए वहां के लोकल एमएलए हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता जो गार्डियन मिनिस्टर राधा कृष्ण विखे पाटिल, ऐसे लोग क्या इस चीज का उनको जानकारी नहीं है कि क्या करें? और शेतकरी को टोल टैक्स देना पड़े, ये क्या कौन सी शेतकरी? एक तो आपने सर्विस रोड बनाए नहीं है, सर्विस रोड न बनाने से शेतकरी को टोल के माध्यम से जाना पड़ता है। अब उसके लिए हर जब भी वो जाते हैं उनको टोल भरना पड़ेगा ना। ये लोकल जो नेतृत्व है उनको ख्याल रखना चाहिए कि ये गलत है। लोगों को सड़क पे आने की जरूरत क्या है? शेतकरी को सड़क पे आने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है? ये प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं मानते हो आप? बिकॉज रोड खराब है, सर्विस रोड नहीं है, उसके ऊपर गरीब शेतकरी को आप टैक्स कर रहे हो टोल। क्या ये कहां तक सही है? मींस वहां के लोगों का रिएक्शन क्या है? आंदोलन तो किए उन लोगों ने, पर ये पूरे फार्मर शेतकरी की समस्या है। शाहजहां जी। जी बिल्कुल सही है। अगर किसानों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो आंदोलन की सेवा क्या उनके पास चलाना चाहे? जब तक उनको न्याय नहीं मिलता तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। बहुत सी जगह पर ये जो हादसे है ना, ये जो सुविधा न होते हुए भी टोल वसूली करना, ये बहुत सी जगह पे चल रहा है। मगर कैसे है, सबके हाथ और मुंह बांधे हुए हैं, इसलिए कोई इस पर जवाब नहीं दे सकता। वास्तविक जो लोकल विधायक है, लोकल सांसद है, जो लोकल मिनिस्टर है, जो इन लोगों ने इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मगर इन लोग इस बात को लेकर बिल्कुल उनको टेंशन नहीं है। शाहजहां, नुकसान तो किसानों का होता है। बोलिए शाहजहां जी। और जब तक किसान रास्ता रोको करता है या अनशन पर बैठता है या आत्महत्या करने की धमकी देता है, तो उसके हर बात को लेकर जब ज्यादा से ज्यादा परेशान होता है किसान, तब ये सब बातें सामने आती है। अगर ये बात को अगर टालना है तो जो भी रास्ते की सुविधा है, जो भी रास्ते की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की स्थानीय लोगों की जो मांग है, तो उसको पूरी करना बहुत जरूरी है। मगर ये प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। ये हर एक ऑफिसर इसका उसके दरबार उसके दरबार ऐसा बोर्ड दिखाकर काम कर रहा है। शाहजहां जी, कुछ दिन पहले आपने बोला था कि यहाँ पर 8 दिन से पानी नहीं है। आपने गए बार हमारे संवाद में जब बोले थे कि 8 दिन से शोलापुर में पीने का पानी नहीं है, तो आज के हालत में वो क्या स्थिति है? शोलापुर में क्या पानी वापस आ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई सुविधा अभी तक भी नहीं शोलापुर में हुई। अभी भी पानी की वही दिक्कत है और वही समस्या है। तो ये प्रशासन को तकलीफ क्या है? ये पानी की समस्या क्या है? शोलापुर में पीने का पानी की समस्या क्या है? शाहजहां जी, आप तो एक बहुत ही सीनियर करस्पॉन्डेंट हो वहां के। शोलापुर पहले छोटी सिटी थी। हाँ, आप करीबन आसपास के खेड़े गांव को लेकर करीबन 15 लाख के आसपास आबादी हुई है। जो भी जगह पर जो गई है पाइपलाइन, तो उसको चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक पाइपलाइन चेंज नहीं होती और सोलापुर को स्मार्ट सिटी बनाया है, तो बार ये साल में करीबन जितने रोड हो गए शहर में, वो सभी फिर एक बार बना गए। और हर वक्त रोड की खोदाई करना या पाइप डालना, तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। आज भी स्थिति वैसी ही गंभीर है सोलापुर के, जो पहले सालों से थी, वो आज भी वही स्थिति है। तो मेरा कहना है कि शाहजहां जी, आपने ये भी कहा था कि जो बॉर्डर की समस्या थे, कर्नाटक बॉर्डर और इस प्रकार से समस्या थे,
तो ये उस स्कूल्स की तकलीफ है, बच्चों को जिस प्रकार से बॉर्डर और शेतकरी को जो धान्य जो सीड जो है वो सीड्स में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वहां उस सड़क बॉर्डर के उस पार से मिल रहा था, कर्नाटक से मिल रहा था, तो उसमें कुछ सुधार हुआ कि नहीं? में बहुत बड़ा मार्केट यार्ड है, बाहर से दूर दूर से यहाँ पर माल आता है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो जितनी प्याज आई है, आज प्याज की गाड़ी खड़े करने के लिए जगह नहीं, हजारों प्याज की गाड़ियां शोलापुर में दाखिल हुई है, मगर 2 दिन से उसका नीलाम नहीं हुआ, उसकी बिक्री नहीं हुई। क्या करेगा किसान? अभी ठंडी के दिन है, गाड़ी छोड़ता है और अपने माल के पास बैठता है, ना खाना मिलता है ना पानी मिलता है उसको। ये समस्या कौन देगा? ये कौन जान लेगा ये समस्या? तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। 2 दिन से इधर प्याज का नीलाम नहीं हुआ सर, ये हकीकत है आज शोलापुर की आज की। यस शाहजहां जी, ये शोलापुर के समस्या जितने हैं, पानी के समस्या है, एजुकेशन स्कूल के समस्या है। आपने गए बार ये भी बोला था कि एक महिला जो ग्रसित थी वो मरने के लिए तैयार थी, वो यूथनेसिया चाहिए था कि सरकार की तरफ से कुछ कोई मदद नहीं कर रहा, वो हैंडीकैप थी तो उनका हो नहीं रहा था, इलाज नहीं हो रहा था, आधार कार्ड नहीं था। क्या उसमें कुछ आगे कुछ कदम बढ़ा है? बिकॉज ये एक आप एक अच्छे रिपोर्टर, एक अच्छे करस्पॉन्डेंट, बहुत सीनियर करस्पॉन्डेंट हो, शोलापुर के हर गली गली के समस्या से आप वाकिफ हो, जो आपने इश्यूज उठाए, डेफिनेटली एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी, राधा कृष्ण विखे पाटिल जी, इसको गौर फरमाना चाहिए। बिकॉज हमने इस चीज को उनके तरफ भी पहुंचा दिया था कि ये देखो शोलापुर में क्या हो रहा है, पानी की समस्या है, 8 दिन से पानी जब हो गया तब हम लोग हाईलाइट किए, स्कूल के प्रॉब्लम है, स्कूल्स के प्रॉब्लम है, वो हाईलाइट किए थे। आपने जो हैंडीकैप लेडी के बारे में बात किए थे वो भी हाईलाइट किए थे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। अभी कल राधा कृष्ण विखे पाटिल गार्डियन मिनिस्टर वो आ रहे, तो ये शोलापुर में हो क्या? बिकॉज शाहजहां जी सब दिग्गज नेता वहीं से, सुशील कुमार शिंदे से लेके आप देखो वेस्टर्न महाराष्ट्र, पूरे शरद पवार जैसे पवार फैमिली अपने गोद में लेके बैठे थे डेवलपमेंट के हिसाब से। शोलापुर पश्चिम महाराष्ट्र का एक डेवलप करता हुआ जगह है। ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अंत कहां दिख रहा है आपको? बिल्कुल सर, आज दोपहर में जब आपने मुझे फोन किया, तो आज ही मैं दोपहर में जो अपंग लड़के हैं उसके घर में जाकर आया हूँ, मैं खुद विजिट देकर आया हूँ कि बाबा ये हमारी स्टोरी चलने के बाद या इतना हंगामा होने के बाद आपके पास कोई सरकारी ऑफिसर वगैरह आया या कुछ अपना काम हुआ क्या नहीं हुआ? तो ये बात की जानकारी लेने के लिए मैं गया था, मगर उन्होंने आज भी बोला कि हमारे पास कोई एक भी आदमी नहीं आया, आज भी हम भूखा सो रहे हैं, आज हमें कोई काम नहीं मिला और कुछ अनाज भी नहीं है घर में। ये उनके और ये सब होते हुए भी महानगर पालिका ने उनके जो मकान का टैक्स है 25,000 रुपए, उसका नोटिस भेजा है सर। अभी क्या करेंगे उन लोग? तो इसलिए तो उन्होंने आत्महत्या करने की मांग की है प्रशासन के तरफ, तो उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ये लोकल जो ठीक है, राधा कृष्ण विखे पाटिल में हम लोग चैनल के माध्यम से इसको हाईलाइट करेंगे, देव फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी के पास भी ये मैटर कल के कल हम लोग हाईलाइट करेंगे। मगर यहाँ के स्थानिक आमदार और खासदार कौन है? स्थानिक यहाँ पे बीजेपी के जो लोग ज्यादा है, बीजेपी और शिवसेना के। अच्छा, कांग्रेस के प्रणिता शिंदे है, हाँ, मगर वो अकेले रहने में, ओके, वो बीजेपी के है। ओके। और इधर एमएलए प्रणति शिंदे जी हैं या एमएलए जो लेडी अफेक्टेड है, जो आपने बोला कि हैंडीकैप्ड है, उसका तकलीफ है, कौन है यहाँ का एमएलए? नहीं, वहाँ ये अभी जो अपंग लड़की है, हाँ, तो वो प्रणति शिंदे के मतदार संघ में आती है। अच्छा, जहाँ से सुशील कुमार शिंदे भी कई बार जीत गए। ओके, और ये उनका इलाका है। अच्छा। इस चीज को हाईलाइट करना पड़ेगा, शेतकरी का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। इस सरकार ने हमेशा, एकनाथ शिंदे है, देव फडणवीस जी है, हमेशा कहा कि ये गोड गरिबांचा सरकार है, एक गोड शेतकरी का सरकार है, एक कष्ट करने वालों का सरकार है। और ये सब होने के बावजूद देव फडणवीस जी ने इरिगेशन में बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया है, पानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है, मगर हम लोग देख रहे हैं कि अब भी ये सब अफेक्टेड है। ये क्या आपको लगता है सिर्फ पेपर में, कागज में ही है कि जो आप दिख रहे हो, आप ऑन द फील्ड हो और आपको लग रहा है कि पानी का समस्या है, एजुकेशन का समस्या है, गोड गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है, एमएलए कुछ इश्यू उठा नहीं रहा है, राधा कृष्ण विखे पाटिल गार्डियन मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा है। ये शाहजहां जी एक बहुत भयानक पिक्चर हमारे सामने आया है, वह शोलापुर इज कंसर्न।
क्या बिल्कुल, हम बिल्कुल तो सही है। अपने ढंग से इसको हाईलाइट करेंगे, मगर एक आखिरी सजेशन आप क्या चाहते हो कि कैसे इसको ठीक करें? बिकॉज गोड गरिबांच्या सरकार आहेत, गोड गरिबांचं काम होत नाही, हे चिंताचे विषय आहेत. साहेब, आता पाहिलं तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पद सांभाळल्यापासून अनेक गोष्टीचा उदाभव केला, कारण स्वतः मुख्यमंत्री हे शेतकरी कुटुंबातील आहेत आणि शेतकऱ्यांचे काय अडचणी आहेत याची त्यांना चांगली कल्पना आहे आणि त्याची जाण आहे. परंतु जे काही निर्णय झाले आहेत, जे काय शासनाने जी आर काढले आहेत, ते फक्त आज तागायत, फक्त कागदावर राहिले आहेत. आता पाहिलं तर जो शेतकऱ्यांचा 2,000 रुपयाचा हप्ता म्हणजे वर्षाकाठीचे 6,000 रुपये मिळतात, तर त्या संदर्भात सोशल मीडियावर आता इथून पुढे 12,000 मिळणार, 15,000 मिळणार, 20,000 मिळणार, पण प्रत्यक्षात ज्या शेतकऱ्यांचे 2,000 रुपयाचे 3 हप्ते मिळतात, त्याचे 1 हप्ता अजून मिळालाच नाही. आता वर्ष संपून गेलं, 2022 हे वर्ष संपून गेलं, 2023 शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले नाहीत. पण जो काय कायदा होईल किंवा जे होणं अत्यंत गरजेचं आहे सर. आणि हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत शेतकरी किंवा सर्वसामान्य माणूस या येणाऱ्या राजकारणात, येणाऱ्या निवडणुकीत याचा नक्की पराभव घेतल्याशिवाय राहणार नाही. शाहजहां अख्तर जी, धन्यवाद, थैंक यू. शोलापुर से हमें इतने सारे अच्छे इंफॉर्मेशन जो राष्ट्र हित में, महाराष्ट्र के हित में जो आपने दिया है, इस चीज को हम लोग अमल बजाने का कोशिश करेंगे. कंसर्न गार्डियन मिनिस्टर, डेप्यूटी सीएम, सीएम और प्रशासन को इसको हाईलाइट करेंगे. शाहजहां जी, हम कंटिन्यूसली आपके संपर्क में रहेंगे और जो शेतकरी है, गोड गरीब है, शाळे का इश्यू है, पानी का इश्यू है, लाइट का इश्यू है, इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे चैनल के माध्यम से और आपका इसमें सहकार्य रहेगा. धन्यवाद शाहजहां जी. जी धन्यवाद, धन्यवाद. That's it. We say our entire constitution talks about taking care of the poor and downtrodden. Our preamble to the constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice, social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights where equality is concerned. Liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity, we talk about brotherhood, eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. That's all from Pradeep Nambiar. We are here, the channel is the ultimate purpose to serve the efforts of the poor and downtrodden. See that the government schemes reaches the poor and downtrodden. See the people affected by SRA and redevelopment plans get justice. We'll continue our programs continuously every day at this particular time. Till then, bye from me. Bye from Pradeep Nambiar, Nation Now.